मेरी पत्नी लियू रुयान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 80 के दशक का मुझ जैसा एक मामूली फेरीवाला, गांव का सीधा साधा सेल्समैन, रूसी भाषा, रशियन भी जान सकता है। हमारी शादी की 15वीं सालगिरह के ठीक दिन वो और उसका वो तथाकथित कॉलेज का दोस्त खुलेआम एक दूसरे से रूसी भाषा में इश्कबाजी कर रहे थे। रुयान, क्या ली फांतुंग को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? मेरी पत्नी ने बिल्कुल ठंडे और बेरुखी भरे लहजे में कहा। मैंने तो उसे कभी खुद को छूने तक नहीं दिया। ये बच्चा तुम्हारा है। कुछ दिनों में मैं बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर बाहर जाऊंगी और बच्चे को जन्म दे दूंगी। उसके बाद मैं बच्चे को घर ले आऊंगी और कह दूंगी कि मैंने इसे गोद लिया है। इस बात को बहुत संभाल कर छिपाना होगा, उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ये सब कहने के बाद वो बड़े प्यार से मेरे हाथ में हाथ डालकर मुझे खाना परोसने लगी। उसने कभी सच में मेरी परवाह नहीं की थी, लेकिन दूसरों के सामने वो हमेशा एक आदर्श और प्यार करने वाली पत्नी होने का नाटक करती थी। इसीलिए उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं उनकी रूसी भाषा का एक एक शब्द समझ रहा था। उसने मुझसे छिपाकर अपने प्रेमी के साथ पति पत्नी की तरह रिश्ता रखा, इसलिए मैंने भी उससे छिपाकर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इन्विटेशन लेटर, निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया। मेरा भविष्य सितारों से भरे इस असीम आसमान में था, न कि यहाँ उसके साथ प्यार का झूठा नाटक करने में। रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपना स्वीकृति पत्र भेजने के बाद मैं घर लौटा। घर पर मेरा स्वागत करने के लिए सिर्फ लियू रुयान की वो ठंडी पीठ थी। वो सोफे पर टेक लगाकर किताब पढ़ रही थी। उसके लंबे, खूबसूरत पैर लापरवाही से मुड़े हुए थे। सिर से पैर तक वो पढ़ी लिखी और बेहद आकर्षक लग रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने बस जरा सा सिर घुमाया और मेरी तरफ एक सरसरी नज़र डाली। अगर अगली बार इतनी देर से घर आए तो आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सस्ते खिलौने बेचना बंद कर दो। ज़रा यांग लिन को देखो, वो सिर्फ अपनी उंगलियां हिलाता है और उतनी रकम कमा लेता है जितनी तुम महीने भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद कमाते हो। मैं बस उसे देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन उमड़ आया। वो शायद भूल चुकी थी कि शुरुआत में ये मैं ही था जो देर रात तक जागकर और सुबह जल्दी उठकर सामान बेचता था ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। मेरी बदौलत ही उसे कॉलेज जाने का मौका मिला और वो आज हजारों में एक पढ़ी लिखी महिला बन पाई। इसके अलावा मुझ पर कभी ध्यान न देने वाली उस औरत को ये भी नहीं पता था कि उसके कॉलेज के दिनों में जब मैं उसके साथ जाता था तो मुझे कंप्यूटर का शौक हो गया था। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर पर जी जान से रिसर्च की और आज मैं पैंगचिंग की सबसे बड़ी कंप्यूटर हार्डवेयर फैक्ट्री का मालिक हूं और साथ ही एक सीनियर रिसर्चर भी। मैंने पहले कई बार उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि मैं सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए डींगे हाँक रहा हूं। एक गहरी सांस लेते हुए मैं अंदर से बिल्कुल शांत हो गया। कल हम तलाक के लिए अर्जी देने चलेंगे। मैंने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया और एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी। मैं हर दिन यांगलिन की वजह से तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता और तुम्हें भी अब हर जगह जाकर ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारी अच्छाई का बदला बुराई से दिया। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं। लियू रुयान ने अपना मुंह बनाया। उसके चेहरे पर साफ नफरत दिख रही थी। ली फांतुंग, तुम फिर से क्या नया तमाशा कर रहे हो? मैंने तुमसे हजारों बार कहा है कि मेरे और यांग लिन के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब उससे और बहस नहीं करना चाहता था। इतने सालों से हम यही तो करते आ रहे थे। मैं थक चुका हूं। मैं अगली सुबह तड़के ही मैंने शादी का सर्टिफिकेट निकाला और उसे बाहर चलने के लिए आवाज दी। इस वक्त लियू रुयान फोन पर यांग लिन से बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं? उसने अचानक तलाक की मांग क्यों कर दी? वो अब भी रूसी भाषा में ही बात कर रही थी। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ समझ ना आया हो और उसे बस जल्दी से फोन रखने और चलने के लिए कहा। मेरा ये रूप देखकर उसका चेहरा ऐसा हो गया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। फोन अभी कटा भी नहीं था कि वो झपटकर मेरी तरफ आई और मुझे खींचते हुए बोली, ली फांतुंग, आखिर तुम्हारी ये नौटंकी कब बंद होगी? एक मर्द होकर तुम इस तरह चाव चाव की तरह शक की बीमारी पालना बंद करोगे? मेरे और यांगलिन के बीच सिर्फ एक साफ सुथरा बिजनेस पार्टनर का रिश्ता है। नोट: चाव चाव काओ चीनी इतिहास का एक मशहूर पात्र है जो अपने अत्यधिक शकी मिजाज के लिए जाना जाता है। साफ सुथरा और स्पष्ट। उसकी इस कमजोर सफाई ने मुझे इस कदर भड़का दिया कि गुस्से में मेरी हंसी छूट गई। मैं शक कर रहा हूं? इंसान के बर्दाश्त करने की एक हद होती है। लियू रुयान, मैंने अब तक तुम्हारी बहुत इज्जत रख ली। मैंने उसके हाथ को झटक दिया जिसने मेरी बाह को कसकर पकड़ रखा था। तुम कहती हो कि यांग लिन के साथ तुम्हारा कुछ नहीं है। मैं इसे सिर्फ एक चुटकुले की तरह सुन सकता हूं। आखिर कौन नहीं जानता कि तुम दोनों पार्टनरशिप के नाम पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हो। वो एक दूसरे को देखने वाले इशारे, वो अनजाने में छूने का नाटक, रोज की छोटी मोटी बातें शेयर करना और यहां तक कि रात रात भर जागकर दिल की बातें करना। ये तो वो सब है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और जो मेरी नजरों के पीछे हुआ।
यांग लिन ने किराएदार बनने का नाटक किया और सीधे उस घर में शिफ्ट हो गया जो लियू रुयान ने खरीदा था। मैंने अपनी भावनाओं को काबू में करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम दोनों को एक कर रहा हूं। चलो तलाक देते हैं। लियू रुयान के चेहरे पर अब भी वही चिड़चिड़ापन और बेरुखी थी। क्या तुम्हारा इस तरह अड़ना जरूरी है? आजकल मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास तुम्हारे इस पागलपन के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। इस मोड़ पर आने के बाद भी वो खुद को ही सही समझ रही थी। उसे लग रहा था कि मैं उसे डराने या अपनी बात मनवाने के लिए ये सब नाटक कर रहा हूं। मैंने उससे बहस करने में और वक्त जाया नहीं किया और उसे सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो, नागरिक मामलों के दफ्तर की तरफ खींच ले गया। आधा खींचते और घसीटते हुए मैं और लियू रुयान दफ्तर पहुंच गए। जैसे ही वहां भीड़ दिखी, उसने अपनी इज्जत की खातिर मुझसे बहस करना बंद कर दिया, लेकिन उसका वो घमंड रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। ली फानतुंग, जब तुमने मुझसे तलाक लेने की ठान ही ली है तो मैं भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हूं। बस उम्मीद करती हूं कि यहां से मुड़कर जाते ही तुम पछताने न लगो। अगर ऐसा हुआ तो बाद में मुझे बेरहम मत कहना। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि उसका क्या मतलब था। वह मुझे डरा रही थी। उसकी नज़रों में भले ही हम मैरिज ब्यूरो तक आ गए थे, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं और सच में उसे तलाक देने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। वैसे उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास में उसकी भी कोई गलती नहीं थी। आखिर किसने कहा था कि मैं अतीत में उससे इतना बेइंतहा प्यार करूं? मेरी और लियू रुयान की मुलाकात एक बिचौलिए के जरिए हुई थी। मेरे सौतेले माता पिता को लगता था कि मुझे पाल पोस कर बड़ा करके उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, इसलिए वे जल्द से जल्द मेरी शादी कराकर मुझे घर से बाहर फेंक देना चाहते थे, ताकि मैं उनके अपने सगे बच्चों के साथ घर की उस छोटी सी जायदाद में अपना हिस्सा न मांग सकूं। उस वक्त ऐसी परिस्थितियों के बीच बिचौलिए ने मेरे लिए जो रिश्ता ढूंढा वो भी बहुत अजीब था। उसने बताया कि लड़की के घर के हालात बेहद खराब हैं और भाई बहन भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं उससे मिलने गया तो नज़ारा मेरी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। लियू रुयान देखने में बहुत सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी। उसे देखते ही पहली नज़र में वह मुझे पसंद आ गई। हमारी वो मुलाकात बहुत अच्छी रही, लेकिन खुशी सिर्फ मेरी तरफ थी। जब वो घर लौटी तो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ये जानकर गहरा धक्का लगा। मैं करो या मरो वाली मानसिक स्थिति में उससे मिलने गया और सीधे पूछ लिया कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करती। तब जाकर मुझे पता चला कि असल में वो शादी ही नहीं करना चाहती थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी। उसकी पढ़ाई हमेशा अव्वल दर्जे की रही थी, लेकिन परिवार के सहयोग न मिलने के कारण उसे मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर शादी के लिए तैयार होना पड़ा। ये सब बताते हुए वो इस कदर रोई कि उसकी सांसें तक उखड़ने लगीं। अपनी पसंदीदा लड़की को इस तरह रोते देख मेरा दिल टूट गया। इसलिए मैंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कि मैं उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे पहले मुझसे शादी के बंधन में बंधना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे सौतेले माता पिता के घर में मेरी कोई आवाज़ नहीं थी। मेरा पहले अपना घर बसाना ज़रूरी था, क्योंकि अपने खुद के घर में होने पर ही मैं उसकी पढ़ाई को लेकर कोई फैसला करने की ताकत रखता था। मैंने उसके सामने हाथ उठाकर कसम खाई और वादा किया, जब तक तुम पूरे दिल से मुझे अपना पति स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मैं कभी भी अपनी मर्यादा की सीमा पार नहीं करूंगा। लियू रुयान थोड़ी झिझकी, लेकिन शायद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आखिरकार वो मान गई। शादी की रस्में पूरी होने के बाद हम दोनों साथ रहने लगे और मैंने अपना वादा निभाया। मैं अपने कंधे पर सामान का बोझ उठाकर फेरी लगाने, सामान बेचने निकल पड़ा, ताकि लियू रुयान को वापस स्कूल भेज सकूं। आखिर एक शादीशुदा बड़ी औरत का स्कूल जाना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे दुनिया से छिपाया जा सके। जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा हूं। लगभग एक ही रात में मैं गांव के लोगों के लिए चाय चिट्ठी और गपशप का एक मजाक बन गया। हर कोई कहता था कि जैसे ही ये पढ़ लिख कर काबिल हो जाएगी, मुझे लात मारकर चली जाएगी। मेरे सौतेले माता पिता भी ऐसे ही थे। उन्होंने मुझे कितनी बार दिमाग से पैदल और बेवकूफ़ कहा, इसकी तो मुझे गिनती भी याद नहीं। इसके बाद एक लंबे समय तक जब भी वे मुझे देखते, उनके चेहरे पर घृणा और नफरत साफ झलकती थी। वे कहते थे कि अगर ऐसा ही होना था तो उन्होंने मेरे लिए पत्नी ढूंढने में इतनी मेहनत क्यों की। मेरे जैसे दिमाग वाले इंसान के लिए पत्नी लाना ही पैसे की बर्बादी थी। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने बर्तन और लोहे के सामान बेच बेचकर खून पसीना एक किया और लियू रुयान को कॉलेज पहुंचाया। सच कहूं तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता था कि वो मुझे अपना पति मानती है या नहीं। उसे कॉलेज पढ़ाना उसके लिए मेरा प्यार था। मैं तो बस इस बात से ग्लानि में रहता था कि मैं उसके लायक नहीं हूं। इसीलिए पैसे कमाने के साथ साथ मैंने खुद भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आगे बढ़ा। आखिरकार मेरी ये मेहनत रंग लाई और मैंने कंप्यूटर इंडस्ट्री के उभरते दौर को पहचानकर उसमें अपनी जगह बना ली। जिस यूनिवर्सिटी में लियू रुयान का एडमिशन हुआ था वो दूसरे शहर में थी। वहां जाने के बाद उसने कभी मुझे खुद से कोई चिट्ठी नहीं लिखी। जब मैं उसे खत लिखता तभी बदले में उसका कोई जवाब आता था। और तो और
उन संक्षिप्त छोटे जवाबों में भी रह रहकर एक नाम जरूर सामने आता था, यांगलिन। यांगलिन हमारे ही गांव का था। मेरी पत्नी को पढ़ाने पर मेरा मजाक उड़ाने वालों में वो भी शामिल था। उसने भी कॉलेज की परीक्षा पास की थी और वो लियू रुयान के साथ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वक्त हमेशा इंसान को कुछ कड़वे सच दिखा ही देता है। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उस दिन लियू रुयान सिर्फ पढ़ाई छूटने के डर से नहीं रो रही थी, बल्कि इसलिए भी रो रही थी क्योंकि जिससे उसकी शादी हो रही थी वो उसका सपनों का राजकुमार नहीं था। वो जिसे पसंद करती थी वो शायद यांगलिन था। इस सच का पता चलने के बाद भले ही मेरे दिल में कितनी ही छटपटाहट और दर्द क्यों ना हो, मैंने अपना शुरुआती वादा निभाया। मैंने लियू रुयान के ग्रेजुएशन पूरा होने तक उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना जारी रखा। लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कहानी बेहद भावुक और दर्द भरी होती जा रही है। मैं खुद को तसल्ली देता था कि अगर आखिरी में लियू रुयान ने मुझसे शादी नहीं भी की तो कम से कम मेरे पास मेरा करियर तो होगा, मेरी मेहनत पूरी तरह बेकार नहीं जाएगी। लेकिन मेरी उम्मीदों से उलट लियू रुयान वापस लौट आई। हमारे कोर्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम दोनों साथ में शहर शिफ्ट हो गए। उसका ये कदम बिना किसी शक के उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा था जो सालों से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार मैं भी समाज में सिर उठाकर जीने के काबिल हो गया था। अपने हाथ में वो लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट देखकर मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था। वो अभी भी मेरी पत्नी थी। मुझे लगा सचमुच सच्चे प्यार के बदले सच्चा प्यार ही मिलता है। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और जल्द ही मुझे एक और तमाचा लगा। वो तमाचा जो शुरुआत में मेरा मजाक उड़ाने वालों के गाल पर पड़ा था, अब घूमकर पूरी ताकत से खुद मेरे अपने चेहरे पर आ लगा था। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो तो मुझसे नफरत करती थी। वो इस बात से चिढ़ी हुई थी कि मैंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का ढोंग रचकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया था, जिसकी वजह से वो मुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो गई थी, ताकि दुनिया उसे एहसान फरामोश और बेवफा न कहे। उसने ये कदम उठाया था। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ नाम का था, असल में ये एक कोरा कागज था। लियू रुयान ने कभी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया, यहाँ तक कि उसने कभी ये जानने की परवाह भी नहीं की कि जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तब मैंने दिन कैसे काटे, अब मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। उसने कभी एक सवाल तक नहीं पूछा। मैं उसके लिए उस घर में सिर्फ एक रूममेट की तरह था। अगर मैं कभी खुद से उसके करीब जाने की कोशिश भी करता तो उसके पास मना करने के 100 बहाने तैयार होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसे उसके काम में किसी मदद की जरूरत है तो उसने मुझे ये कहकर दुत्कार दिया, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के काम को तुम जैसा इंसान क्या समझेगा, तुम भला क्या मदद करोगे, और मुझे वहां से भगा दिया। उसकी नज़रों में मैं हमेशा वही अनपढ़, गंवार और देहाती इंसान रहा जो उनके जैसे बुद्धिजीवियों की सोच की बराबरी कभी नहीं कर सकता था। हाँ, उनके जैसी सोच। उन पुराने संक्षिप्त खतों की तरह यांगलिन का नाम हमेशा उसकी जुबान पर रहता था। हालांकि ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन ये इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मैं लियू रुयान से रोज झगड़ा करूं। हमारे बीच असली टकराव तब शुरू हुआ जब यांगलिन अपनी फैक्ट्री खोलना चाहता था। यांगलिन को किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं था, वो खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। इसके लिए लियू रुयान लगातार मुझसे पैसे ऐंठने लगी। शुरुआत में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे कमाए हुए सारे पैसे ले जाकर यांगलिन को दे रही थी। लियू रुयान ने मुझसे कहा कि वो और यांगलिन सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। वो यांगलिन के काम में पैसा निवेश कर रही है और यांगलिन उन पैसों से काम संभाल रहा है। बस इतनी सी बात है। लेकिन बाहर की दुनिया में कोई नहीं जानता था कि लियू रुयान और मेरे बीच पति पत्नी का रिश्ता है। इसके विपरीत हर कोई लियू रुयान की तारीफ करता था कि वो यांगलिन की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी सच्ची हमसफर, क्रश सोलमेट है। वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि अब मेरे लिए आंखें मूंदना नामुमकिन था। हमारी इस शादी में कभी प्यार या खुशियां नहीं थी। अगर कुछ था तो वो था कभी ना खत्म होने वाला झगड़ों का सिलसिला, और बहस करने से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता। इतनी सीधी सी बात को समझने के लिए लियू रुयान के प्यार में अंधे होकर मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। तलाक के कागजात पर अपने दस्तखत करने के बाद मैंने उन्हें लियू रुयान की तरफ बढ़ा दिया। अभी कुछ देर पहले तक वो बड़े घमंड में कह रही थी कि तलाक के बाद सिर्फ मैं ही पछताऊंगा, लेकिन जब सच में साइन करने की बारी आई तो वो हिचकिचाने लगी। ली फानतुंग, क्या तुम अपनी ये नौटंकी बंद नहीं कर सकते? मैं आजकल सच में बहुत बिजी हूं, बहुत थकी हुई हूं। तुम किस बात से थकी हुई हो? क्या तुम्हारी ये थकान उस बात से जुड़ी है कि तुम रात रात भर बाहर रहती हो और घर नहीं लौटती? क्या ये? जब मैंने ये बात कही तो मैरिज ब्यूरो में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और कानाफूसी शुरू हो गई। अरे देखो, क्या ये प्रोफेसर लियू नहीं है? तो क्या इन्होंने पहले से शादी कर रखी है? लियू रुयान ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सबके सामने इस तरह सच उगल दूंगा, और न ही उसने इस इत्तेफाक की उम्मीद की थी कि यहाँ कोई उसे पहचानने वाला मिल जाएगा।
इस बार अगर मामला ठीक से नहीं संभला तो इसका असर उसके करियर प्रोफेसर की नौकरी पर पड़ सकता था। लियू रुयान का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में साफ गुस्सा और चेतावनी थी। तुम ये क्या ऊटपटांग बकवास कर रहे हो? गुस्सा सिर्फ उसे ही नहीं आ रहा था, मेरा भी दिमाग घूम चुका था। जैसे ही मैं इस शादी का सारा भड़ास और बरसों का गुस्सा उस पर निकालने वाला था, तभी एक बिन बुलाया मेहमान मेरी नज़रों के सामने आ गया। वो यांग लिन था। चाहे वो जो भी सफाई दे, उसे इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए था। मैंने अपनी नज़रें वापस लियू रुयान के चेहरे पर टिकाईं। मैंने देखा कि हालांकि वो थोड़ी हैरान थी, लेकिन यांग लिन को देखते ही उसका गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। मुझे तुरंत पूरी बात समझ आ गई। कल रात ही मैंने तलाक की बात छेड़ी थी और लियू रुयान ने पीठ फेरते ही ये बात यांग लिन को बता दी थी। आज सुबह जब वो घर से निकल रही थी तो जो हंस हंस कर बातें कर रही थी, फोन के उस पार यकीनन यांग लिन ही था। शायद वे दोनों फोन पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ये सोचकर कि मैं हमेशा की तरह सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, अपना वजूद साबित करने के लिए नाटक कर रहा हूं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार मैं सच में ये कदम उठा रहा हूं। यांग लिन ने आते ही मुझे सफाइयां देना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि उसके और लियू रुयान के बीच ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी गलत फहमी है। ये तो वही बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो अंदर से कितना घबराया हुआ था। लियू रुयान की प्रोफेसर वाली सैलरी का एक भी पैसा मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा था। वो लगातार मुझसे पैसे मांगती रही और वो सारे पैसे आखिर में यांग लिन की जेब में ही जाते थे। अगर लियू रुयान और मेरा सच में तलाक हो गया तो यांग लिन को मिलने वाली रकम आधी से भी कम हो जाती, है ना? मैंने अपने सामने खड़े उस नकली मुस्कान वाले इंसान को ठंडी नजरों से देखा। तुम किस हैसियत से हमारे बीच समझौता कराने आए हो? क्यों? डर लग रहा है क्या कि अगर मेरा और लियू रुयान का तलाक हो गया तो वो मेरे पास से पैसे ऐंठ कर तुम्हें नहीं दे पाएगी? ये बात जुबान से निकलते ही हम तीनों मैरिज ब्यूरो के अंदर सबसे बड़े तमाशे का केंद्र बन गए। यांग लिन पर मेरे इस अचानक हमले से उसके चेहरे की वो झूठी मुस्कान वहीं की वहीं जम गई। ये देखकर लियू रुयान गुस्से से तमतमा उठी और चिल्लाई, ली फानतुंग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने यांग लिन की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो काबिल है। तुम्हारा मतलब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम। वह आधी बात कहकर रुक गई और उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ली फानतुंग, तुम हमेशा इस तरह की फालतू और बिना सिर पैर की बातों पर इतना क्यों सोचते रहते हो? उसका वो बेबसी से भरा चेहरा इस तरह का नाटक कर रहा था मानो मैं ही कोई पागल हूं जो बिना वजह तमाशा खड़ा कर रहा है। लेकिन तुमने जानबूझकर यांगलिन की फैक्ट्री के पास ही घर क्यों खरीदा? और यांगलिन बिना एक भी पैसा दिए तुम्हारे घर में रहने कैसे आ गया? ये मत कहना कि उसने किराए पर घर लिया है। मैंने आज तक किराए का 1 रुपया भी नहीं देखा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगा? खैर, मैं कोई छोटे दिल का इंसान नहीं हूं। चलो मान लेते हैं कि उसने सच में किराए पर घर लिया है, तो फिर उसके वहां शिफ्ट होने के बाद से तुम्हारे रात रात भर घर से गायब रहने का सिलसिला क्यों बढ़ गया? ये मेरा कोई शक नहीं है, यह हकीकत है। मेरे इस शांत लेकिन सीधे वार से यांगलिन और लियू रुयान के चेहरे का रंग उड़ गया, यहां तक कि उनके चेहरे गुस्से से बिगड़ने लगे। खासकर यांगलिन, जिसकी जिंदगी अब तक बहुत आराम से गुजरी थी, उसने कभी इस तरह सरेआम अपनी बेइज्जती नहीं कराई थी। वो गुस्से से बौखला उठा और चिल्लाया, ली फानतुंग, ये सब इसलिए है क्योंकि रयान जिस मर्द से प्यार करती है वो तुम हो ही नहीं। जब तुम्हारे अंदर अपनी पत्नी को संभाल कर रखने की औकात ही नहीं थी तो इसमें दूसरों को क्या दोष दे रहे हो? यांगलिन सरेआम भीड़ के सामने खुद को वो दूसरा मर्द, जानी दुश्मन प्रेमी कहे जाने पर इस कदर भड़क गया था कि उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि उसके शब्द ही इस बात का सबूत बन रहे हैं कि उसका और लियू रुयान का चक्कर चल रहा है। तभी अचानक आसपास खड़ी भीड़ से आवाजें आने लगी, अरे देखो, इसका मतलब ये दोनों सचमुच गलत हैं, इनका चक्कर चल रहा है। जब कानाफूसी और ताने बढ़ने लगे तब जाकर यांगलिन को होश आया कि वो गुस्से में क्या बकवास कर गया है। उसका चेहरा ऐसा हो गया मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। यांगलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो तो यहाँ मैरिज ब्यूरो में समझौता कराने और अपनी छवि बचाने आया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पासा उल्टा पड़ जाएगा। शायद लियू रुयान हमेशा उसके सामने मेरा मजाक उड़ाती होगी, यह कहकर कि ली फानतुंग तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से यांगलिन को पूरा भरोसा था कि मैं लियू रुयान की खातिर कभी भी घर की बात चौराहे पर नहीं लाऊंगा। लेकिन वो गलत साबित हुआ। पासा पूरी तरह पलट चुका था। वो समझदारी से अपना मुंह बंद करके भीड़ में छिपने की कोशिश करने लगा ताकि लोग उस पर ध्यान न दें। यांगलिन की इस हालत को देखकर लग रहा था कि वो इस मामले में टांग अड़ाने के लिए अंदर ही अंदर पछता रहा है और मन ही मन लियू रुयान को बेकार और नाकारा कोस रहा होगा। जब लियू रुयान ने देखा कि उनका भंडाफोड़ हो चुका है तो वो भी बौखला गई और मर्यादा की सारी दीवारें तोड़कर चिल्लाने लगी, हाँ, असल में मैं और यांगलिन ही एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर तुमने मुझ पर पढ़ाई का एहसान जताकर मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहती। अब तुम मुझे इस तरह मजबूर कर रहे हो तो इसका क्या फायदा?
पास खड़े यांग लिन ने जब लियू रुयान की ये बेवकूफ़ी और बेशर्मी देखी तो उसकी भी बोलती बंद हो गई। और मैं? उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। सच ही कहा गया है कि गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैंने हंसते हुए कहा, लियू रुयान, अगर तुम खुद मुंह नहीं खोलती तो यहां खड़े किसी भी इंसान को ये पता नहीं चलता कि मैंने तुम्हें पैसे देकर पढ़ाया है। किसने तुम्हें मजबूर किया? किसने तुम पर दबाव डाला? मैं तो यहां तुम दोनों को एक करने के लिए खुद तलाक देने आया हूं ना। तो फिर तुम अब तक साइन क्यों नहीं कर रही हो? इस बार चाहे यांग लिन हो या लियू रुयान, दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। आसपास खड़े लोगों का गुस्सा अब पूरी तरह उन दोनों पर फूट पड़ा और सब उनकी थू-थू करने लगे। वहां भीड़ में लियू रुयान के कुछ जानने वाले भी थे, जिससे उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। ठीक है, बहुत हुआ। तलाक चाहिए ना, तो चलो तलाक ही सही। इसके बाद जो भी पछताएगा वो कुत्ता होगा। लियू रुयान ने गुस्से में पैर पटके, और जैसे ही लियू रुयान ने पेन उठाकर कागज पर अपना नाम साइन किया, जैसे ही उसने पेन नीचे रखा, यांग लिन का चेहरा तवे के पिछले हिस्से जैसा काला, बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैं उसकी हालत अच्छी तरह समझ सकता था। बाहर किसी ईमानदार इन्वेस्टर निवेशक को ढूंढने और बाद में अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसे देने से कहीं बेहतर और आसान ये था कि वो लियू रुयान के जरिए मेरी जेब से पैसे ऐंठता रहे। जब तक लियू रुयान उसके जाल में थी, तब तक चाहे उसकी फैक्ट्री मुनाफा कमाए या ना कमाए, यांग लिन का निजी तौर पर कोई नुकसान नहीं होने वाला था। ऊपर से मैरिज ब्यूरो में लियू रुयान को लोगों ने पहचान लिया था। ये तमाशा उसके प्रोफेसर वाले करियर को बर्बाद कर सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो यांग लिन आगे चलकर उसकी तरफ से एक धेला भी नहीं कमा पाता। अपनी इसी कामचोर और मुफ्तखोरी की आदत की वजह से यांग लिन पिछले कई सालों से लाइफ में सेटल नहीं हो पाया था। वैसे यांग लिन का चेहरा कुछ ज्यादा ही जल्दी काला पड़ गया था। अभी तो मेरे पास उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट उपहार बाकी था। सिर्फ लियू रुयान की बदनामी होना ही काफी नहीं था। इन दोनों सच्चे प्रेमियों को सुख दुख में एक साथ बराबर का भागीदार होना चाहिए था, है ना? तलाक की कागजी कार्रवाई पूरी होने के कुछ दिनों बाद मैं कुछ लोगों को लेकर उस घर के बाहर पहुंच गया जहां लियू रुयान और यांग लिन रह रहे थे। जैसे ही यांग लिन अपना काम खत्म करके लौटा और उसने दरवाजा खोला, मैं तुरंत अपने आदमियों के साथ अंदर घुस गया। मैंने बहाना बनाया कि मैं अपना बचा कुचा सामान लेने आया हूं और घर के कोने कोने की तलाशी लेने लगा। अंदर घुसते ही मैंने देखा कि लियू रुयान भी वहीं मौजूद थी। आज वर्किंग डे, काम का दिन होने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी पढ़ाने नहीं गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अफेयर की खबर कॉलेज में इस कदर फैल चुकी थी कि मैनेजमेंट ने उस पर कार्रवाई कर दी थी। जब तक वे दोनों कुछ समझ पाते, मेरे साथ आए लोगों ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। आसपास के लोगों का ध्यान खींचने के लिए मैंने जानबूझकर अपने आदमियों से घर का सामान बाहर फेंकने को कहा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये सब मेरा सामान है, इसे बाहर मत फेंको। तुम लोग बिना इजाजत गैरकानूनी तरीके से मेरे घर में घुसे हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। यांग लिन गुस्से से पागल होकर पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। चूंकि ये एक रिहायशी इलाका था, इसलिए शोर शराबा सुनकर बहुत सारे पड़ोसी और राहगीर वहां इकट्ठा हो गए और तमाशा देखने लगे। भीड़ को बढ़ता देख मेरा उत्साह और बढ़ गया। अरे वाह, ये जिनाखोर आशिक मकान मालिक पर ही गैरकानूनी कब्जे का इल्जाम लगा रहा है। पुलिस बुलानी है तो शौक से बुलाओ। और वैसे मैं कोई आशिक नहीं हूं। मेरा और रुयान का रिश्ता बिल्कुल पवित्र है। तुम किस आधार पर मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो? मेरे मुंह से बार बार खुद को जिनाखोर आशिक सुने जाने पर यांग लिन का खून उबल रहा था। उसने बहुत बुरी तरह पलटवार किया, मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी गाली दे दी गई हो। उसका ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। आखिर इस इलाके में हर कोई उसे एक पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षित और एक सफल बिजनेसमैन मानता था। उसकी इस बनी बनाई इज्जत और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाना उसे लात घूसों से पीटने से कहीं ज्यादा दर्दनाक और असरदार था। मैरिज ब्यूरो की तरह ही मैंने यहां भी बिल्कुल शांत और ठंडे लहजे में लोगों के सामने कुछ कड़वे सच बयां करना शुरू कर दिए। सच सुनते ही खड़ी हुई भीड़ में एक बार फिर सन्नाटा खिंच गया और फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। लोग उन दोनों पर थू थू करने लगे। यांग लिन और लियू रुयान अब अच्छी तरह समझ चुके थे कि मैं यहां सिर्फ अपना सामान लेने नहीं, बल्कि जानबूझकर उन्हें बर्बाद करने आया हूं। नायक का बदला अब पूरा हो रहा है। वे समझ गए थे कि मैं यहां सिर्फ तमाशा खड़ा करने आया हूं, लेकिन चूंकि मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द 100% सच था, इसलिए वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आखिरकार लोगों की थू थू और लानत मलानत के बीच वे दोनों दुम दबाकर घर के अंदर दुबक गए और बाहर मुंह दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अपने दिल का सारा गुबार निकालने और खुद को शांत करने के बाद मैं आखिरकार पूरे संतोष के साथ बीजिंग, उत्तर का मुख्य शहर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। इतने सालों में मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के लिए फंड देना और रिसर्च करना कभी बंद नहीं किया था। भले ही मैं उनके जितना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे तेज दिमाग दिया था।
विदेशों से आने वाले कबाड़ और फालतू पार्ट्स को जोड़ तोड़कर मैंने कई व्यावहारिक और उपयोगी तकनीकें ईजाद कर ली थीं। मेरी इस कड़ी मेहनत को आखिरकार संबंधित सरकारी विभाग ने नोटिस किया और मुझे औपचारिक रूप से उच्च स्तरीय रिसर्च और पढ़ाई के लिए आमंत्रित किया गया। आज के समय में रिसर्च इंस्टीट्यूट के भीतर मेरा प्रभाव और रुतबा काफी बढ़ चुका था। कई दिनों और रातों के लंबे सफर के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य प्रभारी खुद मेरा स्वागत करने और मेरी थकान मिटाने के लिए स्टेशन आए हुए थे। मेरे सामने एक बुजुर्ग खड़े थे जिनके चेहरे पर भले ही उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल सीधा था और उनके पूरे वजूद से एक ईमानदारी और कड़क शख्सियत झलक रही थी। उन्होंने बेहद भावुक होकर मुझसे हाथ मिलाया और देश की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मेरे योगदान के लिए मेरा आभार व्यक्त किया। मैंने बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा कि देश के काम आना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इसके साथ ही मैंने इंस्टीट्यूट के विकास को और रफ्तार देने के लिए एक विशेष डीप रिसर्च फंड स्थापित करने की इच्छा जताई। मेरे लिए पैसे कमाने की रफ्तार को रोकना अब मुमकिन नहीं था। अब मेरे पीछे कोई चिंता या कोई बंधन नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपना पूरा जीवन अपने काम के नाम कर दिया। खुशकिस्मती से बेजिंग के लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मेरा बिजनेस यहाँ दक्षिण के शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगा। कामकाज के ऐसे ही एक बेहद व्यस्त दिन मेरे अंडर काम करने वाले एक पार्टनर ने मुझे जानकारी दी कि दक्षिण की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हमारे साथ कोलैबोरेशन साझेदारी करना चाहती है और उनका स्केल भी काफी बड़ा है। तय की गई मीटिंग के मुताबिक मैं सामने वाली पार्टी से मिलने के लिए तयशुदा रेस्टोरेंट पहुंचा। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचा, ठीक वहीं पर मेरी मुलाकात यांग लिन और लियू रुयान से हो गई। 6 आंखें एक दूसरे से टकराईं और हमें देखते ही उन दोनों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे और वे दांत पीसने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेजिंग आने के बाद भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई? लगता है तुम्हारे वो सस्ते खिलौने बिकना बंद हो गए हैं, इसीलिए अब यहाँ दूसरों के यहाँ नौकरी मजदूरी करने आ गए हो क्या? ये बोलने वाली लियू रुयान थी। वो आज भी बिल्कुल नहीं बदली थी। मुझे नीचा दिखाने के लिए हमेशा की तरह उसके पास सबसे घटिया और कमतर शब्द तैयार थे। यांग लिन ने भी मुझे और ज्यादा जलील करने के लिए बेहद कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो सालों पहले मैरिज ब्यूरो और अपने घर के बाहर हुई उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था जिसने समाज में उसका मुंह काला कर दिया था। वाकई नाली का कीड़ा कभी आसमान नहीं छू सकता। ली फानतुंग, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आज हमारी मीटिंग कराने के लिए एक बिचौलिए ने इंतजाम किया है। हम यहाँ बेजिंग के नंबर 1 बिजनेसमैन हार्डवेयर किंग से मिलने आए हैं। मेरा भविष्य इतना चमकीले होने वाला है कि मैं तुम्हें इस बेजिंग शहर में पैर टिकाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। नौकरी मांगोगे तो कोई तुम्हें रखेगा तक नहीं। चूंकि कुछ ही देर में मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी, मैंने उन दोनों से बहस करना जरूरी नहीं समझा। मेरे लिए वे दोनों महज जोकर थे जो अपनी ही धुन में नाच रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठा, कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है। जैसे ही मैं अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठा, मेरे ठीक सामने बैठने वाले कोई और नहीं बल्कि वो दोनों ही थे। मेरा सिर चकरा गया और मेरी ये हालत उनके चेहरे पर छाई उस असीम हैरानी से कम नहीं थी। तुम इसका मतलब तुम्हारी सचमुच अपनी एक कंपनी है? अगर मुझे पहले से पता होता कि सामने तुम दोनों हो तो मैं यहां कदम तक न रखता। मैं तुरंत वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन यांग लिन ने लपक कर मुझे रोक लिया। दरवाजे पर जो उसका घमंडी और कड़वा रूप था वो पल भर में गायब हो चुका था। वो गिड़गिड़ाने लगा और बार बार माफी मांगते हुए कहने लगा कि मैं बड़ा दिल रखूं और बड़े लोग छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। उसने मिन्नतें की कि मैं इस गुस्से का असर अपने इस बड़े प्रोजेक्ट पर न पड़ने दूं। मैंने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी फैक्ट्री में पैसा निवेश नहीं करने वाला, और ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारा कोई पुराना झगड़ा है, बल्कि जैसा लियू रुयान हमेशा कहती थी ना कि वो यांग लिन की मदद इसलिए करती है क्योंकि वो काबिल है। बस फर्क इतना है कि मेरी पारखी नजरें लियू रुयान जैसी नहीं हैं। मेरी नजरों में यांग लिन तुम पूरी तरह एक नाकारा और नाकाम इंसान हो। तुम्हारे पास सिर्फ कागजी डिग्री है, काम करने की कोई काबिलियत नहीं। तुम्हारी उस डूबती हुई फैक्ट्री को मैंने पहले दिन से ही कभी भाव नहीं दिया था। मुझे उस शहर को छोड़े इतना लंबा वक्त गुजर चुका था, लेकिन ये इंसान आज भी मार्केट में भटक रहा था और उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिला था। इससे साफ था कि उसकी वो फैक्ट्री कितनी खोखली और बर्बाद हो चुकी थी। वे दोनों पीछे से गिड़गिड़ाते रहे और रोते चिल्लाते रहे, लेकिन मैं मुड़कर देखे बिना वहां से निकल गया। लेकिन मुसीबत ने मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। इसके बाद यांग लिन और लियू रुयान किसी भटकती हुई आत्मा की तरह मेरे पीछे पड़ गए। कभी वे दोनों साथ आते तो कभी बारी बारी से मेरा रास्ता रोकते। उनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन सा हो गया था। सबसे घटिया हरकत तो तब हुई जब बहुत दिनों बाद मुझे काम से एक दिन की छुट्टी मिली थी और लियू रुयान ढूंढते हुए सीधे मेरे पास पहुंच गई। वो झपट कर आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी हो चुकी थी। फानतुंग, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं तुमसे तलाक लेने के अपने फैसले पर खून के आंसू रो रही हूं। अतीत में जो कुछ भी हुआ,
मैं उन सब बातों को भुलाने के लिए तैयार हूं। बस तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो। इसके बाद तुम जिंदगी में जो भी करना चाहोगे, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। जरा देखो उसकी ढिठाई। वो इस वक्त मुझसे भीख मांग रही थी, लेकिन उसके लहजे में वही पुराना घमंड और अकड़ साफ झलक रही थी। वो कह रही थी कि वो सब बातें भुलाने को तैयार है। अरे, पहले मुझसे तो पूछती कि क्या मैं उन जख्मों को भुला पाया हूं। टूटे हुए शीशे को दोबारा जोड़कर रिश्ता बनाना मेरी नज़रों में सिर्फ एक मजाक था। मुझे तो वक्त का पहिया घूमना और कर्मा का वापस आना ज्यादा पसंद है। लियू रुयान जैसी घमंडी औरत इस तरह मेरे सामने घुटने टेक दे, ये मुमकिन ही नहीं था। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि ये सब उस यांग लिन का ही कोई नया घटिया प्लान है, ताकि मेरे जरिए पैसा ऐंठा जा सके। यांग लिन ने यकीनन उससे वादा किया होगा कि जैसे ही ली फांतुंग से पैसे मिल जाएंगे, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और लियू रुयान तो उसके प्यार में अंधी थी ही। मैंने नफरत से लियू रुयान का हाथ अपने ऊपर से झटक दिया। हमारा तलाक हो चुका है। आज के बाद हमारा रास्ता अलग है और हम एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी हैं। और हाँ, अपने उस यांग लिन से भी कह देना कि मेरे रास्ते में दोबारा ना आए। लेकिन फांतुंग, मैं सच में सुधर चुकी हूं, मुझे माफ कर दो। लियू रुयान ने दोबारा आगे बढ़कर मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और सीधे मेरी गोद में आ लिपटी, जिससे हमारा सिलसिला बीच में ही टूट गया। मेरी गोद में बैठी उस नन्ही बच्ची ने बड़े प्यार से चहकते हुए कहा, अंकल। तभी मेरे पीछे से एक बेहद शांत और शालीन महिला की आवाज गूंजी, फांतुंग, ये कौन है? सामने का ये नज़ारा देखते ही लियू रुयान की आंखों में जलन और नफरत साफ तैर गई, लेकिन अगले ही पल उसने बड़ी चालाकी से अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए। कहानी यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर उसने ताना मारते हुए कहा, ली फांतुंग, तो तुम मुझसे दोबारा शादी करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई नई औरत मिल गई है? सिर्फ इस जैसी इस्तेमाल की हुई रिजेक्टेड औरत के लिए, जिसके साथ एक नाजायज बच्चा भी है? तुम इतने गिर गए हो क्या? तुम्हें दूसरों के बच्चे का सौतेला बाप बनने का इतना ही शौक चढ़ा है? लियू रुयान की आंखों में वो पुरानी नफरत और दरिंदगी साफ दिख रही थी। वो उन दोनों माँ बेटी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें जिंदा चबा जाएगी। मेरे साथ जो महिला खड़ी थी, उनका नाम लियांग झी था। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेरे एक सीनियर के जरिए मुझसे मिली थी। उनका एक बच्चा था, लेकिन वो बेहद शालीन, सभ्य और उच्च शिक्षित महिला थी, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के साथ साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्वांटम डायनामिक्स पर काम कर रही थीं। मैं वैसे तो लियू रुयान के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन वो दोनों माँ बेटी बेकसूर थीं। मेरे चक्कर में वे लियू रुयान जैसी घटिया औरत से जलील होने या नफरत का शिकार होने के लायक नहीं थीं। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर लियू रुयान के सामने ढाल की तरह खुद को खड़ा कर लिया और उनकी नज़रों को ढक दिया। हाँ, मुझे दूसरों का सौतेला बाप बनना ही पसंद है। ये तुम्हारे जैसी औरत के साथ रहकर किसी गैर के बच्चे का असली बाप बनने से लाख गुना बेहतर है। अतीत में मैंने कभी लियू रुयान से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। आज मेरे इस एक वाक्य ने उसके गुरूर को बीच चौराहे पर काट कर रख दिया था। मेरी आंखों का वो ठंडापन और लियू रुयान के लिए बची कुची भावना का पूरी तरह खत्म हो जाना देखकर आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो मेरा रास्ता रोकने की जुर्रत नहीं कर पाई। वापसी के रास्ते में कुछ देर के लिए माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने झिझकते हुए कहा, मुझे माफ करना। जो औरत वहां थी वो मेरी एक्स वाइफ, पूर्व पत्नी थी। उसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में वो सब कहना पड़ा ताकि वो वहां से चली जाए। प्लीज, तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, लियांग झी ने एक शांत और सौम्य मुस्कान के साथ कहा। मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई बहुत समझदार थीं और उन्होंने बात का बतंगड़ नहीं बनाया। मैंने राहत की सांस ली। वो सच में एक बेहतरीन इंसान थीं। रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी लोग उनकी शालीनता की तारीफ करते थे। अगर उनके पति विदेश भागने के चक्कर में उन्हें तलाक देकर न गए होते तो शायद मुझे उनके साथ खड़े होने का मौका भी न मिलता। लेकिन यही बात मेरे लिए एक नई चिंता बन गई थी। किसी का सौतेला बाप बनना किसी को पैसे देकर पढ़ाने से कहीं ज्यादा मुश्किल और जिम्मेदारी का काम है। आखिर एक बच्चे की परवरिश करना कोई मजाक नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस बच्चे का असली बाप सिर्फ विदेश गया था, मरा नहीं था। कल को अगर वो वापस आ गया तो मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? ऊपर से मेरी जिंदगी में वो दो पागल, लियू रुयान और यांग लिन, पहले से ही मंडरा रहे थे। इन सब हालातों के बीच दोबारा घर बसाना सही नहीं था। मैंने अपनी ये चिंता पूरी ईमानदारी से लियांग झी के सामने रख दी। उन्होंने भी बड़ी सादगी से मेरी बात को समझा। अगर बात बन सकी तो ठीक, नहीं तो हम सम्मान के साथ अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। आने वाले दिनों में, जैसा कि मुझे डर था, यांग लिन और लियू रुयान ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। हालांकि उनके पास मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन उनकी रोज रोज की टोका टाकी मुझे मानसिक रूप से थका रही थी। आखिरकार मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही सीक्रेट और बड़े प्रोजेक्ट में खुद को शामिल कर लिया। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद वे चाहकर भी मेरी लोकेशन या मेरा पता कभी नहीं ढूंढ सकते थे।
बिना किसी शोर शराबे और मानसिक तनाव के मेरी जिंदगी के दिन शांति और काम के बीच सुकून से गुजरने लगे। इस तरह देखते ही देखते 20 साल का लंबा वक्त बीत गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेरे योगदान के लिए मुझे बगीचे वाला एक खूबसूरत छोटा विला उपहार में दिया था। ऐसा लग रहा था मानो मैं वक्त से पहले ही एक बेहद शानदार रिटायर्ड लाइफ, सेवानिवृत्त जीवन जी रहा हूं। एक सुबह रोज की तरह जब मेरे घर पर अखबार आया तो उसमें छपे 2 जाने पहचाने नामों ने मेरी नजरों को रोक लिया। 20 साल पहले ये 2 नाम किसी भूत की तरह मेरी जिंदगी के पीछे पड़े रहते थे। अखबार की मुख्य सुर्खी हेडलाइन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मशहूर हत्याकांड, पीड़िता लियू रुयान, कातिल यांग लिन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहानी समाप्त। शुरुआत में मुझे लगा था कि अब मुझे उनकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अखबार की इस छोटी सी सुर्खी ने मेरे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जगा दी। पूरी खबर पढ़ने के बाद और जितना मैं उन दोनों की रग रग से वाकिफ था, मेरे लिए पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ना बेहद आसान था। जब वे मुझे ढूंढने में पूरी तरह नाकाम रहे तो वे तमाशा खड़ा करने मेरी कंपनी भी पहुंचे थे, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कचरे की तरह बेरहमी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बिजनेस सर्कल, व्यापारिक जगत में इस बात का काफी हल्ला हुआ था। इसके बाद उन्होंने मुझे ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी और फंड हासिल करने के लिए दूसरे बड़े बिजनेसमैन के चक्कर लगाने लगे। लेकिन चूंकि वे मेरी कंपनी में जाकर हंगामा कर चुके थे, इसलिए वे जहां भी गए उन्हें दुत्कार ही मिली। जैसे ही लोगों को पता चलता कि मेरे और उनके बीच कोई विवाद है, हर कोई उनसे इस तरह दूरी बना लेता मानो वे कोई छूत की बीमारी हो। नतीजा ये हुआ कि यांग लिन की वो मरती हुई फैक्ट्री पूरी तरह दिवालिया हो गई और बंद हो गई। उधर लियू रुयान की बदनामी इस कदर फैल चुकी थी कि कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी उसे प्रोफेसर की नौकरी देने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते दोनों पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। आखिरकार अपनी जेब के आखिरी बचे कुचे पैसों को समेटकर वे दोनों एक बार फिर बेचिंग आ गए। शायद वे यहां भी मुझे ही ढूंढने आए थे, लेकिन उस वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेरी सुरक्षा और गोपनीयता का इतना कड़ा इंतजाम कर रखा था कि मेरा पता लगाना नामुमकिन था। यांग लिन और लियू रुयान बिना सिर की मुर्गी की तरह बेचिंग की सड़कों पर भटकते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार पेट पालने की मजबूरी में उन्होंने मुझे ढूंढने का ख्याल कुछ समय के लिए छोड़ दिया और बेचिंग में ही कोई भी छोटी मोटी नौकरी तलाशने लगे। लियू रुयान के लिए हालात फिर भी थोड़े बेहतर थे। बेचिंग उनके अपने गांव और शहर से बहुत दूर था, इसलिए यहां कोई भी उसके अतीत और उसके काले कारनामों के बारे में नहीं जानता था। अपने पुराने अनुभव और बड़ी डिग्री के दम पर उसे एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई। लेकिन यांग लिन के लिए राह बहुत मुश्किल थी। वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद था, जिसे बचपन से बहुत लाड़ प्यार और सिर पर चढ़ाकर बड़ा किया गया था। बाद में वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर एक तथाकथित बुद्धिजीवी बन गया। नौकरी की शुरुआत में लियू रुयान की बदौलत उसने बहुत आसानी से और बहुत तेजी से पैसा कमाया था, जिसकी वजह से उसका घमंड आसमान छू रहा था। लेकिन हकीकत में वो पूरी तरह नाकारा, कामचोर और मुफ्तखोर था। उसने एक के बाद एक कई नौकरियां बदलीं, लेकिन वो किसी भी जगह टिककर काम नहीं कर पाया। उसका ज्यादातर वक्त किराए के एक छोटे से कमरे में सोफे पर लेटे लेटे गुजरता था। वो बस इस इंतजार में रहता कि लियू रुयान काम से थक हार कर घर लौटे और उसे कमाकर खिलाए। जरा सोचिए, जब लियू रुयान मेरे साथ थी तो वो कैसी महारानी जैसी जिंदगी जीती थी। उसे बिस्तर पर बैठे बैठे खाना और हर ऐशो आराम मिलता था। और अब यांग लिन के साथ उसकी जिंदगी कैसी हो गई थी। वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक नौकरानी आया जैसी बन चुकी थी, जिसे कदम कदम पर यांग लिन की सनकों और जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता था। जिंदगी के इस बहुत बड़े उलटफेर और जिल्लत ने धीरे धीरे लियू रुयान के दिल से यांग लिन के लिए उस तथाकथित प्यार को पूरी तरह निचोड़कर खत्म कर दिया। अब वो अपनी गाढ़ी कमाई का एक भी पैसा यांग लिन पर फूंकने को तैयार नहीं थी। लेकिन यांग लिन की अपनी तो कोई कमाई थी नहीं। जब लियू रुयान ने उसे पालने से मना कर दिया तो जाहिर है कि वो बौखला गया। धीरे धीरे उसने लियू रुयान पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, जिससे उनके घर में रोज भयंकर मारपीट होने लगी। कई बार मामला पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा, लेकिन उनके लिए वो सब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। समस्या की असली जड़ ये थी कि यांग लिन कामचोर और मुफ्तखोर बन चुका था और लियू रुयान अब उसका बोझ उठाने को तैयार नहीं थी। इस बुनियादी समस्या को कोई तीसरा इंसान हल नहीं कर सकता था, इसलिए यांग लिन रह रहकर लियू रुयान पर बेरहमी से जुल्म ढाता रहा। शुरुआत में यांग लिन का इरादा सिर्फ लियू रुयान को डरा धमकाकर उससे पैसे ऐंठना रहा होगा, लेकिन 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। एक दिन मारपीट के दौरान उसका हाथ कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया और उसने लियू रुयान की जान ले ली। आखिरकार वो खौफनाक दिन आ ही गया। चूंकि उस पर पहले से ही घरेलू हिंसा और मारपीट के कई मामले दर्ज थे, इसलिए कोर्ट ने यांग लिन को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या करने का दोषी पाया। अब उसकी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में ही गुजरेगी। मैंने अखबार को समेटकर नीचे रखा, अपने लिए कॉफी का एक गर्मा गर्म कप बनाया और धूप सेकने के लिए बाहर बगीचे में आ गया। कॉफी की एक चुस्की लेते ही मेरा पूरा वजूद अंदर से बाहर तक एक असीम सुकून और गर्माहट से भर गया। कहानी का समापन